हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपने फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेकाट्रॉनिक्स में सेकंड डेरिवेशन इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूव दैट ई इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड म्यू है पॉइजन्स रेशियो। जिसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है इस डेरिवेशन का। एक कंसीडर अ क्यूबिक एलिमेंट ए बी सी डी, हमने एक एलिमेंट कंसीडर करा ए बी सी डी एक स्क्वायर शेप में, क्लियर है। व्हेन द ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू टेंजेंशियल फोर्स, तो हमने इसके ऊपर कुछ टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ठीक है। एक टेंजेंशियल फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई करा है, ये देख पा रहे हैं हम फोर्स की डायरेक्शन में। तो कुछ ऐसा है कि हमने इस चीज़ को फिक्स कर दिया। मान लीजिए हमने इस ए बी वाले सरफेस को फिक्स कर दिया, ये देखिए, ये हमने इस वाले सरफेस को फिक्स कर दिया है। तो मान लीजिए फिक्स कर दिया, तो कुछ ये एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, जब मैं इधर कुछ फोर्स लगाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं उस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा हल्का सा। लेकिन ये हम मान के चलेंगे कि ये बहुत हल्का सा डिस्प्लेस हुआ है। बहुत हल्का सा डिस्प्लेस होने के पीछे भी कुछ कारण है, इसके आगे मैं आपको रीजन बताऊंगा, ठीक है। मतलब क्यों हमने माना, ठीक है। तो हमने फोर्स लगाया कि हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। इट डिस्टॉर्ट्स टू अ न्यू शेप, हमने एक नई शेप में डिस्टॉर्ट हो गया, दैट इज ए बी सी डैश डी डैश। कुछ हल्का सा आप देख पा रहे हैं, एक डिस्टॉर्टेड फिगर बन गया है, ए बी सी डैश डी डैश, मतलब अपनी ओरिजिनल शेप से हल्का सा डिस्टॉर्ट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वही स्ट्रेन वाला कंसेप्ट जो हम इससे पिछली वाले रिलेशन में कर रहे थे, स्ट्रेन निकालना है। बट किस में निकालेंगे? पहले ए सी डायगोनल में निकालेंगे। बी डी की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने ए सी में निकाला है, तो पहले ए सी में निकालेंगे। देखिए ए सी है जो हमारा पुराना वाला क्यूबिकल एलिमेंट था, उसका डायगोनल ए सी को हम कैसे लिखेंगे? डेल एल बाई एल, यही तो होता है स्ट्रेन का फॉर्मूला, डेल एल बाई एल, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ तो अपॉन में ए सी रहेगी, बट चेंज इन लेंथ कितना हुआ? ए सी पहले था, माइनस अगर मैं ए सी डैश करूँगा, या ऐसे कह सकते हैं ए सी डैश माइनस ए सी करूँगा, तो वो मेरे को चेंज इन लेंथ देगा, डेल एल देगा, क्योंकि ए सी की लेंथ क्या हो गई, एक तरीके से बढ़ी गई है थोड़ी सी, तो बस ए सी डैश माइनस ए सी। उसके बाद ए सी, अब देखिए ये वाला जो ए सी है, ये और ए ई बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि मैंने ए सी से एक ए सी डैश के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दैट मीट्स इट एट पॉइंट ई। फिर बोल रहा हूँ, मैंने सी पॉइंट से ए सी डैश के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है उससे, क्लियर है। और जब ये परपेंडिकुलर है तो हम ये कंसीडर करके, मैंने आपको पहले ही क्या बोला कि ये बहुत ही लाइट, इसमें जो डिस्टॉर्शन वो है टेंजेंशियल फोर्स, हमने जब लगाया तो बहुत लाइट डिस्टॉर्शन हुआ है, जिसकी वजह से हम अप्रॉक्सीमेटली एज्यूम कर सकते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट हम क्या करेंगे, हम इसे एज्यूम करेंगे कि हमारा जो ये परपेंडिकुलर है, ये कहीं ना कहीं ये बहुत छोटी शेप है, और जब ये बहुत हल्का सा डिस्टॉर्शन हुआ है तो हमारा कहीं ना कहीं ए सी और ए ई जो है वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बस वही हमने ए सी की जगह क्या पुट कर दिया है, ए ई पुट कर दिया, क्लियर हो गया। तो ए सी डैश माइनस ए ई अपॉन में ए सी, ये आ गया, क्लियर हो गई ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए सी डैश को हम दो टुकड़ों में बांट के लिख सकते हैं, कैसे? ए ई प्लस ई सी डैश, ए ई प्लस ई सी डैश, तो ए ई प्लस ई सी डैश लिख दिया, ए ई और ए ई कैंसिल हो गया, तो बचा ई सी डैश बाई ए सी। ये क्या था? ये था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन डायगोनल ए सी, स्ट्रेन इन डायगोनल ए सी, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखेंगे, ठीक है, पूरा आप लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखिए, अब इसमें हमें 3 ट्राइंगल्स का यूज़ करना है। पहला ट्राइंगल है हमारा ये वाला ई सी सी डैश, ई सी सी डैश, ई सी सी डैश। दूसरा ट्राइंगल जो हम कंसिडर करेंगे वो करेंगे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और तीसरा जो कंसिडर करेंगे वो करेंगे बी सी सी डैश, बी सी सी डैश, बी सी सी डैश, क्लियर है, ठीक है। अब ट्राइंगल ई सी सी डैश को हम देखेंगे, तो ट्राइंगल ई सी सी डैश में हमने देखा, तो भाई अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो ध्यान रखिएगा। मैथ्स क्लास 9th में ही जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि हमारे पास एक स्क्वायर होता है, एक क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर के जब डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं तो वो उसके इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट कर देता है डायगोनल, ठीक है। तो दैट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री में बाइसेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है, 90 है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट कर देता है एंगल को, तो 45 डिग्री आ गया, ये भी 45 डिग्री। हमने माना है कि भाई ये हल्का सा डिस्टोर्शन हुआ है, तो हो सकता है ये वाला जो एंगल है वो ये वाला हमारा अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे, मतलब उसे भी हमने 45 डिग्री एज्यूम कर लिया, क्लियर हो गया। तो ये 45 डिग्री है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगेन हमने कॉस का ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और एक बार बस tan का फॉर्मूला है। तो स्टार्ट करते हैं cos 45 से। तो cos 45 क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बस वो देखिए, वही हमने इधर लिखा है, cos 45 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ई सी डैश अपॉन सी सी डैश। ये कहाँ से आया, तो फिगर से देखते हैं, ये एंगल है, तो बेस क्या हो जाता है, बेस हो गया ई सी, बेस हो गया ई सी, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो सी ई हमारा परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, दैट इज सी सी डैश, दैट इज हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। तो बस वही हमने रख दिया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में ई सी डैश कहाँ से आया, क्योंकि ये 45 है तो इसका बेस क्या हो गया, ई सी हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड सी सी डैश। तो बस वही ई सी डैश अपॉन सी सी डैश। अब क्या करा, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और ई सी डैश बाई सी सी डैश को ऐसे लिख दिया। इसके बाद अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, कि जिससे मैं ई सी और ए सी में कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ, मैं ट्राइंगल्स को ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब ई सी डैश की वैल्यू क्या आ गई, सी सी डैश बाय √2, सी सी डैश बाय √2 आ गई, क्लियर है। इस पूरी वैल्यू को इधर रखता हूँ, बस अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, अभी नहीं रखूंगा, इसलिए मैंने इसे सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। अब ट्राइंगल मैंने आपको बताया था पहला कौन सा लेते हैं, ई सी सी डैश। अब लेंगे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब ए बी सी वाले ट्राइंगल में देखिए, तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये तो पता है आपको, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, सिंस ये क्यूबिकल एलिमेंट है।
अब हमने क्या लगा cos 45, तो यहाँ पे ये अगर 45 है तो ये भी 45 है, मैंने आपको बता दी कैसे है। अब cos 45 इस पे अप्लाई करेंगे तो अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है 90 डिग्री के सामने वाली साइड दैट इज AC, क्योंकि हमने ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करा है ABC, ध्यान रखिएगा ABC डैश नहीं करा है, ABC डैश नहीं करा है, ABC करा है, ठीक है। तो cos 45 क्या हो जाएगा BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC, तो cos 45 हमारे पास क्या आ गया BC अपॉन में AC, अगेन cos 45 की वैल्यू 1/√2 BC अपॉन AC, AC की वैल्यू क्या आ गई √2 BC। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन में मुझे EC डैश और AC की डैश की वैल्यू मिल गई है। अब मेरे पास दोनों ही रिलेशन आ गई EC डैश और AC डैश, अब इन दोनों की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो बस वही काम करेंगे अब। तो पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड डायगोनल AC क्या आ गया CC डैश अपॉन में √2 और वो √2 BC हो जाएगा, मतलब हमारे पास पूरी रिलेशन क्या थी EC डैश अपॉन में CC डैश, तो EC डैश की वैल्यू आई थी CC डैश अपॉन में √2 और अपॉन में क्या था AC था, तो AC की वैल्यू क्या आएगी √2 BC आ गई, तो हमने वो इसमें पुट कर दिया है। सिंप्लीफाई करके √2 इंटू √2 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, तो CC अपॉन में 2 BC। अब इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से फिगर पे आ गया हूँ, तो मान लीजिए ये वाला एंगल जो है वो है फाई, ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है फाई, फाई आपको समझ में आएगा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल जो ये हल्का सा डिस्टॉर्शन के बाद जो बना हुआ है BC और BC डैश में, क्लियर है। ये वाला एंगल हमने फाई मान लिया, इसका अगर मैं 10 ले लूँ तो मैंने आपको बताया 2 बार कॉस लेना है, एक बार 10 लेना है, ये ट्रिक है इसको याद करने के लिए। तो जब 10 लेंगे तो 10 फाई क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर दैट इज CC डैश, डिवाइड बाय बेस कौन सा हो जाएगा BC, डिवाइड बाय बेस कौन सा हो जाएगा BC डैश, BC डैश, ठीक है। तो बस वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले P परपेंडिकुलर अपॉन बेस में परपेंडिकुलर की वैल्यू CC डैश अपॉन में BC पुट करा है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में, 4 एंड 5 में अगर मैं देखूँ तो कंपेयर करूँ तो tan फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी CC डैश अपॉन BC डैश, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो डायगोनल AC में है वो क्या बन जाएगा tan फाई बाई 2 बन जाएगा। भाई यहाँ पे मैं इसको क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ tan फाई, तो tan फाई मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, tan फाई पुट कर दिया तो tan फाई बाई 2 आ जाएगा, भाई 2 एक्स्ट्रा है तो ये आ गया हमारा किस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डायगोनल AC। अब सिंस मुझे पता है कि डिस्टॉर्शन बहुत लेस है तो फाई भी बहुत लेस होगा, और फाई भी बहुत लेस होगा मतलब tan फाई हमारा किसकी तरफ टेंड करेगा फाई की तरफ। अब ये आपने कहाँ पढ़ा है, तो ये आपने क्लास 11th या 12th में आपने लिमिट सेक्शन में पढ़ा होगा। लिमिट्स जहाँ हम पढ़ते हैं कि tan फाई की वैल्यू अगर बहुत छोटी हो तो वो फाई की तरफ टेंड करती है, और कहीं ना कहीं ये वैल्यू आगे चल के साइन फाई की तरफ भी टेंड करती है, बट यहाँ पे साइन फाई का कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम सिंपली अभी फाई लेके चलेंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन डायगोनल AC क्या आ गया 5/2, सिंस tan फाई बहुत छोटा है तो वो tan फाई किसकी तरफ टेंड करेगा फाई की तरफ, tan फाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू फाई, ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है। यहाँ पे जो फाई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है शियर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना है फाई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई इज रिप्रेजेंटिंग द शियर स्ट्रेन। अब ये हमारा आधा पार्ट हुआ जिसमें हमने क्या कहते हैं आधा पार्ट थोड़ा सा और है। देखिए इसमें क्या है इन टर्म्स ऑफ शियर स्ट्रेस जो टाउ है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आपने पढ़ा हुआ है कि शियर स्ट्रेन क्या होता है गामा इक्वल टू टाउ अपॉन जी, नहीं पता तो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन टू इलास्टिक कांस्टेंट में जाके आप इन टर्म्स से रेफर कर सकते हैं, इन सब टर्म्स का मीनिंग, ठीक है। उसमें हमने ये रिलेशन लिखी हुई, इसको गामा से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेन है तो मैं इस फाई की जगह टाउ बाई जी लिखता हूँ, तो ये मैंने बस वही करा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड डायगोनल AC कितना हो जाएगा टाई बाई 2G, क्योंकि ये 2 था तो यहाँ पे फाई से रिप्लेस करा तो टाउ बाई जी इंटू 2, तो इंटू टाउ बाई जी 2G हो गया, ठीक है, टाउ बाई 2G हो गया, क्लियर है। ये हमने नाम दे दिया इसको 6th इक्वेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे आके हमारा आधा पार्ट अब कंप्लीट हुआ है जिसमें हमने स्ट्रेन निकाला है डायगोनल AC में एक मेथड की हेल्प से। अब एक बार और हम निकालेंगे स्ट्रेन को डायगोनल AC में, जो हम निकालेंगे टेंसाइल और कंप्रेसिव नेचर के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए द स्ट्रेन इन डायगोनल AC कैन ऑल्सो बी गिवन बाय, तो एक बार तो हमने डायगोनल AC में निकाल लिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक बार और निकालेंगे कि डायगोनल AC में जो स्ट्रेन है वो कैसे दिया गया है। तो स्ट्रेन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इन AC, अब टेंसाइल स्ट्रेस इन AC इसका क्या मतलब है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि फिगर में जब हम बना रहे थे तो हमारे पास एक फिगर एक डायगोनल ये था और एक डायगोनल ये था, तो ये वाला कुछ बढ़ गया था, इसकी लेंथ कुछ बढ़ गई, बट कि ये तो हमारा कॉम्प्रेसिव हो गया, BD हल्का सा कॉम्प्रेस हो गया था, BD हमारा क्या हो गया कॉम्प्रेस हो गया, और AC जो है हमारा डायगोनल वो क्या हो गया वो हमारा उसकी लेंथ हल्की सी बढ़ गई, तो हमने कहा स्ट्रेन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल मतलब जिसमें हम पुल कर रहे हैं आगे की चीज़ बढ़ रही है, ठीक है। स्ट्रेन कंप्रेसिव मतलब कंप्रेस हो जाना। अब ये क्या होगा जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा वो हमारा होगा लेटरल स्ट्रेन, और लेटरल स्ट्रेन में मैंने आपको बताया म्यू वाली टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो म्यू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने पिछले वाले डेरिवेशन में भी यही बताया था कि म्यू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल, तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यहाँ पे हमें इसका लेटरल स्ट्रेन लेना पड़ेगा, लेटरल स्ट्रेन कंपोनेंट लेना पड़ता है जब हम दो डायरेक्शंस की बात करते हैं। इसको मान लीजिए x, मान लीजिए आपने इसको कहा x है और ये आपने कहा इसको y है, ठीक है। आपने एक को x कह दिया एक को y कह दिया, तो आपको इस तरीके से लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल का चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब AC के लिए हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा टाउ अपॉन में E, भाई टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा फोर्स स्ट्रेस अपॉन में एप्सिलॉन दैट इज सॉरी E दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगेन स्ट्रेन ड्यू टू अब सिंस यहाँ पे शियर स्ट्रेस था तो शियर स्ट्रेस के लिए हमने टाउ का सिंबल यूज़ करा है, क्लियर हो गया। स्ट्रेन ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस में मैंने आपको बताया लेटरल स्ट्रेन है, तो अगेन यही वाला फॉर्मुला यूज़ करेंगे लेटरल स्ट्रेन म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास कहाँ से आ गया
टाउ बाई ई यही तो था, इसका माइनस म्यू टाइम्स कर दिया। अब माइनस क्यों करा? क्योंकि हमने पता है कि हम हमेशा टेंसाइल लोड को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इसलिए हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस में नेगेटिव साइन पुट कर दिया। अब हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया तो ये दोनों प्लस साइन के साथ ऐड हो जाएंगे, टाउ बाई ई 1 प्लस म्यू। ठीक है, अब ये हमारे पास जो 7th रिलेशन आई और जो हमारे पास 6th रिलेशन आई थी, दोनों से ही हमने स्ट्रेन निकाला था डायगोनल एसी में। तो अब दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर लिया, तो कंपेयरिंग द 6th एंड 7th, तो ये हमारे पास आया था टाउ अपॉन 2g, और एक रिलेशन हमारे पास यहाँ से आई, इक्वेट कर दिया तो हमारे पास क्या मिला, ई इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू, या हम इसको कह सकते हैं ई इक्वल्स टू 2c 1 प्लस म्यू, क्योंकि जी क्या था, मॉडुलस ऑफ, क्या था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है? तो हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से या सी से? तो दोनों ही रिलेशन वैलिड हैं, ठीक है, दोनों से ही हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली जी ज़्यादा लिखा जाता है, बुक्स में प्रेफर होता है, ठीक है, बुक्स में भी जनरली जी लिखा होता है, सी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सी से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारी रिलेशन आ गई ई, जी और म्यू में, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड म्यू, दैट इज पॉइजन्स रेशियो में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसके अलावा इसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।